मिडनाइट चाइना होटल टेलियम के ईस्ट में एक डिम होटल रूम में बिसाइड टेबल पर एक कंप्यूटर ग्लो कर रहा है। उसका यूजर गहरी सोच में बैठा है। पिछले 5 दिन से वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। उसे पिछले कुछ दिनों से ठीक से नींद नहीं आई थी और ना ही कोई ढंग का ब्रेक मिला था। सिर्फ कभी कभी होटल के रेस्टोरेंट तक जाता था खाना लेने के लिए। वो एक सिंपल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, हाउ टू क्रिएट अ मॉन्स्टर, लेकिन अब तक उसे ज्यादा लक नहीं मिली है और ना ही मिशन के लिए असाइंड उसके दूसरे साथियों ने हेल्प की है। ये अच्छा नहीं था। फेलियर का मतलब क्लियर है, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यूजर का नाम है पार्क और वो एक प्रोग्रामर है। अपने हॉलीवुड पीयर्स की तरह वो दिन भर कीबोर्ड पर टाइपिंग नहीं करता। इसके बजाय वो अपना ज्यादा टाइम इंटरनेट पर क्लूज ढूंढने में लगाता है। ऐसी क्या चीज हो सकती है जो मॉन्स्टर को काम करने पर मजबूर करे? जरूर किसी न किसी ने वो मास्टरपीस या फिर वो जो मिसिंग पीस है उसको ढूंढ ली होगी। शायद वो किसी हैकर फोरम्स पर हो या डार्क वेब पर बिक रही हो। वो बार बार सर्च करता है लेकिन कुछ नहीं। अब तक उनके पास सिर्फ एक लीक है। हाल ही में इनक्रेडिबली एडवांस साइबर वेपन्स का एक कलेक्शन एनएसए से चोरी हुआ और इंटरनेट पर लीक हो गया, लेकिन वो यूजलेस है जब तक उनको अपने कोड के साथ चलाना ना आया हो। एक ऐसा तरीका जो ना पार्क और ना ही उसके कोवर्कर्स को मिला है। उन्हें बस चाहिए था वेट। वो क्या था? इटर्नल ब्लू। किसी ने एनएसए के टॉप टूल्स में से एक इटर्नल ब्लू को रिवर्स इंजीनियर कर दिया था। क्या ये काम करेगा? पार्क ने कोड देखा और बोला ये तो परफेक्ट है। एक्साइटेड होकर वो सीधा काम पर लग जाता है। कई घंटों के बाद मॉन्स्टर ऑलमोस्ट रेडी है। पार्क थक गया है लेकिन सेटिस्फाई फील करता है। बस थोड़े ही सुधार के साथ सुपीरियर्स को एग्जैक्टली वो मिला जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। फाइनली उसने अपना आराम कमा लिया। कंप्यूटर बंद करता है और रूम के कॉर्नर में एक छोटा बेड ढूंढता है। अगली सुबह पार्क कंप्यूटर फिर से ऑन करता है, मॉन्स्टर को फिनिशिंग टचेस देने के लिए डिटरमाइंड। मगर मॉन्स्टर गायब हो चुका है। वो फ्रेंटिकली फाइल बाय फाइल ढूंढता है पर कुछ नहीं। मशीन वाइप्ड क्लीन हो चुकी है। तब एक मैसेज आता है। उसका लीड, कोरियन में के बैन, उसके हार्डवर्क के लिए उसे कंग्रेचुलेट्स करता है। उन्होंने वेट नहीं किया, एक ऑर्डर आया, मॉन्स्टर को अनफिनिश्ड ही रिलीज कर दिया। पार्क को पैनिक शुरू हो गया लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर पहले ही तबाही मचा रहा था। स्कूल्स, ट्रेन स्टेशंस, ऑफिसेस और हॉस्पिटल्स के कंप्यूटर्स को एक एक करके बर्बाद कर रहा था। WannaCry हिस्ट्री के डेडलीस्ट मालवेयर में से एक 12th में ऑफ 2017 को रिलीज हुआ और इसने साइबर सिक्योरिटी का मैप हमेशा के लिए बदल दिया। उसके बाद कोई रोल बैक नहीं था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कोरियन पेनिनसुला 2 हिस्सों में बांट दिया गया। फिर कोरियन वॉर हुई लेकिन सिचुएशन ज्यादा नहीं बदली। मिलियंस ऑफ लाइव्स डिस्ट्रॉय हुए और पेनिनसुला को तबाह कर दिया। इसने नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच अनंत दुश्मनी को और मजबूत कर दिया। वार के बाद नॉर्थ कोरिया को 2 पावरफुल सपोर्टर्स यूएसएसआर और चाइना ने बैकडॉप किया। 1990s में जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ और चाइना ने अपनी इकोनॉमी दुनिया के लिए खोली, प्योंगयांग ने खुद को आइसोलेटेड कर लिया। यूएसए और एलाइज तक पहुंचना मतलब दुश्मन के साथ समझौता करना होता, इसलिए उसने खुद को बंद कर लिया। मुश्किलें और कठिनाइयां तेजी से बढ़ी और नॉर्थ कोरिया को सर्वाइव करने के लिए अपना सिस्टम बनाना पड़ा। एक ऐसी प्रैक्टिस जो आज भी जारी है, क्राइम। ये काउंटरफिट्स, नकली चीजों से शुरू हुआ। वाइग्रा से लेकर बर्थ कंट्रोल और यहाँ तक कि फोर्स्ड यूएस करेंसी तक, सब कुछ। लेकिन जैसे ही दुनिया डिजिटल हुई, प्योंगयांग ने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अपॉर्चुनिटी देखा। उनका टेस्टिंग ग्राउंड घर के पास ही था, साउथ कोरिया। 2009 से 2013 के बीच नॉर्थ कोरिया ने अपने पड़ोसी को साइबर अटैक से टेरराइज किया। शुरू में वो डिनायल ऑफ सर्विस थे या सिंपल टर्म्स में वेबसाइट को भारी रिक्वेस्ट से बंद कर देना, लेकिन जल्द ही अटैक्स और कम्प्लेक्स हो गए। मार्च 2013 में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री ने साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड डे ऑफ डिजिटल स्ट्राइक शुरू कर दिया। इसने ड्रॉपर ट्रोजन नाम के मालवेयर का इस्तेमाल किया जो स्पेसिफिकली साउथ कोरियन सिस्टम को टारगेट करने के लिए डिजाइन था। कुछ ही घंटों में 32,000 मशीन्स इन्फेक्टेड हो गए, जिसमें 2 मेजर बैंक्स और 3 सबसे बड़ी टीवी स्टेशन शामिल थे। ये क्लियरली कोई आइसोलेटेड आईटी आउटेज नहीं था। ऑफिसेस, एटीएम्स एंड टीवीज अक्रॉस सियोल डार्क हो गए। डार्क सियोल। और इसके साथ ही एक खुलासा हुआ, नॉर्थ कोरियन हैकर्स कोई रूकीज मतलब नए खिलाड़ी नहीं थे। वो सोफिस्टिकेटेड, प्रिसाइज एंड डेडली बन रहे थे। जल्द ही बाकी दुनिया भी ये लेसन सीख लेगी। एक साल बाद 2014 में सोनी पिक्चर्स एक ऐसी कॉमेडी रिलीज करने की तैयारी कर रहा था जो नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन का मजाक बना रही थी। प्योंगयांग ने इस प्लान के बारे में सुना और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और अगर वो अभी तक पैसिफिक के पार मिसाइल लॉन्च नहीं कर सकते थे तो कम से कम वो अमेरिका के प्रोपेगेंडा मशीन पर स्ट्राइक कर सकते थे। अपनी ग्रोइंग साइबर आर्मी के साथ एक केयरफुली प्लान्ड स्पेयर फिशिंग कैंपेन के जरिए नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने सोनी को ब्रीच किया। उन्होंने स्टूडियो स्टाफ के बारे में इंफॉर्मेशन, अनरिलीज्ड मूवीज और यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज के बीच के प्राइवेट ईमेल्स चुरा लिए। फिर उन्होंने इसे पब्लिक डोमेन पर डंप कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। एक ऐसा देश जिसके पास
पास सिर्फ 1024 आईपी एड्रेसेस और लिमिटेड ब्रॉडबैंड था, उसने हॉलीवुड को हैक कर दिया था। यहाँ हम आपसे सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करने की थोड़ी देर का ब्रेक करते हैं। हम अपने कंटेंट पर बहुत इफोर्ट लगाते हैं और आपका सपोर्ट हमें ग्रो करने में हेल्प करेगा। प्लस हमारे पास साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग पर अदर वीडियोस हैं। फील फ्री टू चेक देम आउट आफ्टर दिस वीडियो फॉर एक्स्ट्रा कंटेंट। साइबर क्राइम ने हेडलाइंस ग्रैब करने और ग्लोबल डिस्कोर्स को डिसरप्ट करने के लिए खुद को एक पावरफुल वीपन साबित किया था, लेकिन क्या ये प्रॉफिट भी ले सकता था? क्राइम ने नॉर्थ कोरिया को भूखमरी से निकालने में हेल्प की थी, तो शायद साइबर क्राइम भी इसकी विरासत को फॉलो कर सकता था। ये प्रैग्मेटिक हैकिंग का टाइम था। 2050 तक बैंकिंग सेक्टर अटैक की चपेट में आ गया। वियतनाम टेंगफोंग बैंक, सेवरल पोलिस बैंक्स और मैक्सिको एंड उरुग्वे में वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने नॉर्थ कोरियन घुसपैठ की रिपोर्ट की, लेकिन ये इंसिडेंट तो सिर्फ किसी बड़ी चीज के लिए रिहर्सल थे। नॉर्थ कोरिया से पहला मेजर फाइनेंशियल मोटिवेटेड साइबर क्राइम द बांग्लादेश हिस्ट। इस साइबर हिस्ट ने अपनी मैग्नीट्यूड यानी कि विशालता के लिए दुनिया को हिला दिया। बैंक सिस्टम के अंदर लगभग 1 साल तक छिपे रहने के बाद हैकर्स ने $1 बिलियन चुराने की कोशिश की। उन्होंने फिशिंग ईमेल्स के जरिए मालवेयर इंस्टॉल किए और बैंक के स्विफ्ट सिस्टम, जिसका उपयोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, उसको कंप्रोमाइज कर दिया, जिसमें कुछ एग्जीक्यूट भी हो गए। फॉर्चुनेटली न्यूयॉर्क बैंक ने स्ट्रेंज रिक्वेस्ट को नोटिस किया और अटैक को स्टॉप कर दिया, लेकिन अटैकर्स फिर भी $100 मिलियन चुराने में कामयाब हो गए। और एक बात साफ हो गई, नॉर्थ कोरिया के साइबर ऑपरेटिव सिर्फ स्किल्ड नहीं थे, बल्कि डिसिप्लिन्ड, परसिस्टेंट और डेंजरसली इफेक्टिव थे। 2016 में नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने दुनिया को अब और सरप्राइज नहीं किया। लोग इस देश की मेकिंग हेडलाइंस की आदत डाल चुके थे। उस वक्त तक नॉर्थ कोरिया और वेस्ट के बीच टेंशन फिर से बढ़ने लगी थी। किम फिर से न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर रहा था। प्रतिबंध पाइल्ड ऑन और यहां तक कि नॉर्थ कोरिया का लॉन्ग टाइम एलाय चाइना ने भी थोड़ी हल्की आलोचना एक्सप्रेस की। दुनिया नॉर्थ कोरिया के खिलाफ हो रही थी और देश पर प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन इस बार चीजें अलग थी। वो अब सिंपल डॉस अटैक्स तक लिमिटेड नहीं थे। उन्होंने इलाइट थ्रेट एक्टर्स की एक आर्मी तैयार कर ली थी, जो फिल्म स्टूडियोज, बैंक्स को हाईजैक कर सकती थी और इंटायर कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर को अंधेरे में ले जा सकती थी। हालांकि पब्लिक टॉक्स में कुछ और ही हलचल मचने लगी थी। एक नया प्लेयर स्टेज पर आ गया था, एक ग्रुप जो कई डिजिटल मॉन्स्टर्स के पैदा होने में बड़ा रोल निभाने वाला था, द शैडो ब्रोकर्स। ये हैकर्स का एक मिस्टीरियस ग्रुप था, जिन्होंने लेट 2016 और अर्ली 2070 के बीच सोशल मीडिया पर अजीब क्रिप्टिक मैसेजेस डालने शुरू किए। उनके मैसेजेस बिल्कुल बकवास और बिना मतलब के लगते थे, पर्पसफुली गलत इंग्लिश, वेड पॉलिटिकल कमेंट्स और कंफ्यूजिंग लाइन से भरे हुए। पहली नजर में वो बस कुछ रैंडम स्क्रिप्ट किडिस लगते थे, लेकिन असल में ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने का एक तरीका था। शैडो ब्रोकर्स के पोस्ट में कुछ लिंक्स दिए गए थे और उन लिंक्स के अंदर मालवेयर एक्सप्लॉइट्स के प्योर कलेक्शंस थे, जो सीधा यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनएसए से चुराए गए थे। एनएसए ने इन टूल्स को सालों तक चुपके से जमा करके रखा था। उनमें से एक था इटर्नल ब्लू, एक ऐसा हैकिंग टूल जो एक छुपी हुई विंडोज वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाता था और किसी भी कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल करने की परमिशन दे सकता था। एजेंसी को इस वल्नरेबिलिटी के बारे में 2012 से ही पता था, लेकिन मिलियंस ऑफ यूजर्स की सेफ्टी के लिए माइक्रोसॉफ्ट को बताने के बजाय उन्होंने इसे अपने पास ही रखा। लेकिन एनएसए ने चुप रहने और इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए एक टूल डेवलप करना चूज किया। 2017 में एक्सप्लॉइट लीक होने से कुछ ही पहले माइक्रोसॉफ्ट ने फाइनली उस वल्नरेबिलिटी को ठीक यानी कि पैच कर दिया था। शायद इसलिए क्योंकि अपने टूल्स चोरी होते देख एनएसए ने उन्हें खबर कर दिया था। नॉर्मली इसे डैमेज कंट्रोल हो जाना चाहिए था, लेकिन यूजर्स अपने डिवाइस रेयरली अपडेट करते हैं, कुछ अनजानपन की वजह से, कुछ आदत से और ज्यादातर असुविधा के चक्कर में। तो ज्यादातर लोगों के लिए पैच बहुत देर से आया, मतलब जो सॉल्यूशन था वो थोड़ा लेट हुआ। अप्रैल के एंड तक सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने इन एक्सप्लॉइट्स का पूरा विश्लेषण यानी कि डाइसेक्शन कर लिया था। उस वक्त अगर आप इन्फोसेक कम्युनिटी में थोड़ा भी इंटरेस्ट लेते थे तो आपको पता होता कि ये डेवलपमेंट कितनी बड़ी बात थी, क्योंकि हर जगह इसी टॉपिक पर बात हो रही थी। इसी डिस्कशन में एक कंपनी भी शामिल थी, रिस्क सेंस, एक साइबर सिक्योरिटी फर्म जिन्होंने सबकी तरह अपना खुद का विचार पब्लिश किया। लेकिन रिस्क सेंस एक चीज के लिए अलग साबित हुई। ये कंपनी WannaCry के शुरुआत तक ले जाने वाली चेन ऑफ इवेंट्स में एक अनएक्सपेक्टेड कैटलिस्ट बन गया। अटैक से ठीक 3 दिन पहले एक सीनियर स्टाफ मेंबर ने रिस्क सेंस के गिटहब पर एक डेवलपर वेबसाइट पर पोस्ट किया, लेकिन ये एंट्री सिर्फ इटर्नल ब्लू का एक और राइटअप नहीं थी, उसने इसके कोड को रिवर्स इंजीनियर कर दिया था। इन अ नटसेल उसने एक्सप्लॉइट कैसे काम करता है ये समझने के लिए कम्प्लेक्स टूल को अलग कर दिया। उस 9 मई को या शायद 1 या 2 दिन बाद नॉर्थ कोरियन थ्रेड एक्टर्स को ये पोस्ट मिल गई। ये ठीक वही था जो उन्हें चाहिए था।
इस नॉलेज के साथ वो इटर्नल ब्लू का यूज करना सीख सकते थे और इससे एक और एक्सप्लॉइट डबल पल्सर के साथ कंबाइन करके अल्टीमेट साइबर वेपन बना सकते थे। एक रैंसमवेयर क्रिप्टोवॉर्म जो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होगा, जो उन्होंने पहले कभी बनाया था उससे भी ज्यादा फास्टर। लेकिन क्या ये रियली वही था जो नॉर्थ कोरिया ढूंढ रहा था? चलो अब किम और उसकी साइबर आर्मी पर वापस चलते हैं। लेट 2060 तक किम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था और 2070 तक टेंशन चरम पर पहुंच गई। लेकिन नॉर्थ कोरिया को तब कोई शक्तिशाली दुश्मन नहीं समझा जा रहा था। उसके बजाय लोग उसे एक लापरवाह और अलग देश के रूप में देखते थे। शायद दुनिया को शक्ति प्रदर्शन की जरूरत थी। शायद यही वक्त था जब वो अपना वेपन दुनिया के सामने छोड़ सकते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मॉन्स्टर रेडी नहीं था। हाँ, वो पहले सिग्निफिकेंट डैमेज करने के कैपेबल था, लेकिन उसमें अभी भी कई कमियां थी। इम्परफेक्ट मॉन्स्टर्स डेंजरस होते हैं। अगर उन्हें करेक्टली हैंडल ना किया जाए तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं और शायद टेंशन और स्ट्रेस ने नॉर्थ कोरिया को केयरलेस बना दिया, या शायद नहीं, शायद ये जानबूझकर किया गया था। शायद बेचैनी ने उन्हें फास्ट एक्ट करने पर मजबूर किया जब उनके पास अभी भी एक चांस था। और फिर मई 12 को मालवेयर रिलीज हुआ। एक ही दिन में ये पूरी दुनिया में फैल गया। इसका 3/4 से ज्यादा हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। इसका मतलब इंटरनेट का। दुनिया एक बीस्ट की ग्रिप में थी। कम से कम लंच टाइम तक WannaCry को साइबर सिक्योरिटी की हिस्ट्री के डेडलीस्ट रैंसमवेयर आउटब्रेक्स में से एक माना जाता है। लेकिन आयरनी ये है कि मालवेयर खुद इतना एडवांस नहीं था। इसकी असली पावर दो चीजों से आई, कैसे ये इन्फेक्ट करता था और कैसे स्प्रेड होता था। और ये दोनों चीजें मिली यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से, जो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन था। NSA के एक्सप्लॉइट्स, इटर्नल ब्लू और डबल पल्सर का डेडली कॉम्बिनेशन। इटर्नल ब्लू अनपैच्ड विंडोज मशीन पर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन इनेबल करता है। ये SMB वर्जन 1 प्रोटोकॉल का यूज करता है, जो विंडोज मशीन के बीच फाइल शेयर करने और कम्युनिकेट करने के लिए बना होता है। शैडो ब्रोकर्स के टूल्स में से इटर्नल ब्लू सबसे ज्यादा मशहूर है। डबल पल्सर थोड़ा कम जाना पहचाना है, लेकिन लीक में इसे इटर्नल ब्लू के साथ बंडल करके दिया गया था। अकेले चल के ये काम नहीं करता। असल में डबल पल्सर एक बैकडोर है। जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो टारगेट सिस्टम पर अटैकर का एक्सेस बनाए रखता है। एक तरह का टनल जो अटैकर और विक्टिम को जोड़ के रखता है। एक ऐसा रास्ता जो इंस्टॉल होने के बाद अटैकर को सिस्टम पर वापस आना आसान बना देता है। इससे कोई डैमेज नहीं होता। इनफैक्ट ये इतना लो प्रोफाइल डिजाइन किया गया है कि ये प्रीटी मच अनडिटेक्टेबल है, लेकिन इसी रास्ते से दूसरी बुरी चीजें छुपा के लाई जा सकती है। तो एक बार अंदर घुसने के बाद जब इटर्नल ब्लू ने विक्टिम्स के डिफेंस तोड़ दिया और डबल पल्सर ने उनके सिस्टम पर एक्सेस बनाए रखा, WannaCry अपना पेलोड डिप्लॉय करता है। मतलब ये अपने मालिशियस प्रोग्राम को चालू करता है। WannaCry दो सिंपल इंक्रिप्शन रूटीन्स चलाता है जो सिस्टम के फाइल्स के अंदर घुसकर उनको इंक्रिप्ट कर देते हैं। यानी फाइल्स को ऐसे लॉक कर देते हैं कि ऑनर उन्हें पढ़ ना पाए। जो फाइल्स ये इंक्रिप्ट करता है उनके नाम के आखिरी में WNCRY जोड़ देता है और उनका कंटेंट एक तरह का बेकार बन जाता है। प्रोसेस फिनिश करने से पहले मालवेयर विक्टिम्स कंप्यूटर में किसी भी शैडो कॉपीज को डिलीट कर देता है, जिससे फाइल्स को रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आखिरी चीज, ये अपना फेमस रेड स्क्रीन एग्जीक्यूट करता है। Oops, your file have been encrypted. If you want to decrypt all your files, you need to pay. You only have 3 days to submit your payment. If you don't pay in 7 days, your files will be lost forever. Send $300 worth of bitcoins to this address. बस इमेजिन करो कि ये सब कुछ आप अपने कंप्यूटर पर देखते हो। पैनिक तो होना ही है। पहले रेड स्क्रीन साउथ एशिया में अराउंड 7:45 AM अपीयर्ड हुआ था। एक घंटे के अंदर ये लैटिन अमेरिका में स्प्लिट हो गया और अराउंड 10 AM UTC ये पहले ही स्पेन, फ्रांस, जर्मनी एंड द यूनाइटेड किंगडम में हलचल मचाया हुआ था। ट्रेन स्टेशंस, ऑफिसेस, स्कूल्स, जहां भी कंप्यूटर्स थे वो WannaCry मार्क के साथ एक्टिव हो गए। WannaCry को सेल्फ प्रोपागेटिंग मालवेयर माना जाता है। ये इसलिए है क्योंकि ज्यादातर मालवेयर के विपरीत इससे स्प्रेड होने के लिए फिशिंग ईमेल्स या ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय ये खुद ही एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर से एक्सटर्नल एंड इंटरनल नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर्स तक मूव करता है। ये सब इटर्नल ब्लू की वजह से पॉसिबल हुआ। इस वल्नरेबिलिटी ने हैकर्स को अलाउ किया कि वो किसी भी विक्टिम के कंप्यूटर्स पर आर्बिट्रेरी कोड एग्जीक्यूट करें और रैंसमवेयर इंस्टॉल करें। वहां से इन्फेक्टेड मशीन लोकल नेटवर्क्स और इंटरनेट पर अनपैच्ड सिस्टम को स्कैन करने लगती और जितना हो सके घुसपैठ करती। जब मालवेयर पूरे यूरोप में फैल रहा था, ये यूके नेशनल हेल्थ सर्विस को सीरियसली अफेक्ट कर रहा था। शुरू में सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स हिट हुए, फिर डजन्स, और एक पॉइंट पर इसका ऑलमोस्ट 1/3 इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो गया। इस क्राइसिस को रियल टाइम में अनफोल्ड होते देखने वाले लोगों में से एक थे टोनी ब्लेटमैन, एक डॉक्टर जो लंदन में इमरजेंसी कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे थे अटैक के दौरान। उन्होंने बताया, आई वेंट टू वर्क लोकम शिफ्ट, आई वाज not a regular member of staff in London hospital. My shift started at midday.
and I got there just before midday to the consultant's office where a lot of people were sitting around their computers, and pretty much as I arrived, the WannaCry virus came up on everybody's screen. About the same time, when people were getting phone calls from other people that this had happened in other parts of the NHS, it became clear fairly shortly that the IT had been significantly compromised. हॉस्पिटल्स को पूरे देश में स्ट्रगल करते देखकर मेडिकल स्टाफ को भी इस सिचुएशन का चॉस के हिसाब से बहुत जल्दी अडॉप्ट करना पड़ा। उन्होंने डिसाइड किया, लेट्स जस्ट डू व्हाट वी यूज्ड टू डू बिफोर आईटी केम इनटू हॉस्पिटल। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ डिजिटल मैप टू ट्रैक पेशेंट्स, उन्होंने एक पुराना व्हाइट बोर्ड और मार्कर पेन्स निकाले, डिपार्टमेंट का लेआउट ड्रॉ किया और एक पर्सन को असाइन किया जो बोर्ड पर नोट करे कौन पेशेंट कहाँ है और कहाँ शिफ्ट हो रहा है। विद इन नो टाइम सब पेपर रजिस्ट्रेशन और हैंड रिटन नोट्स पे वापस चले गए। जब स्टाफ हॉस्पिटल्स को नॉर्मली फंक्शनिंग रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे तो सर्जरीज और अपॉइंटमेंट्स पोस्टपोन कर दिए गए। हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स अधूरेपन में छोड़ दिए गए। उन्हें बिल्कुल भी सर्टेनिटी नहीं थी कि उनका प्रोसीजर्स कब या कैसे होगा। एक डॉक्टर ने कहा, बट आई थिंक यू नीड टू लुक एट द वाइडर इम्पैक्ट एज वेल। 2010 के बाद स्पेशलिस्ट सर्विसेज रीजनलाइजेशन हुआ है, जैसे लंदन जहां लगभग 12 मिलियन पॉपुलेशन है, वहां सिर्फ 4 मेजर ट्रॉमा हॉस्पिटल्स और लिमिटेड हार्ट अटैक सेंटर्स हैं। ये हॉस्पिटल रेफरल्स और पेशेंट ट्रांसफर नेटवर्क्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये थी कि छोटे हॉस्पिटल के क्रिटिकल पेशेंट्स को टर्सरी सेंटर्स तक ले जाना मुश्किल हो गया। मैंने सुना, दो आई एम नॉट श्योर इफ इट्स फुली वेरीफाइड, कि कम से कम एक ट्रॉमा सेंटर में इमीडिएट लाइफ सेविंग सर्जरी के अलावा सब कुछ कैंसिल करना पड़ा क्योंकि सर्जन्स के रिक्वायर्ड सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं थे, और कुछ टाइम के लिए रीजनल सेंटर्स में इन्वेसिव कार्डियक प्रोसीड्यूर्स भी टेम्पोरली पॉज कर दिए गए थे। सिचुएशन डरावनी थी। पूरा देश टीवी, रेडियोस और कंप्यूटर्स के सामने चिपक गया था अपडेट्स लेने के लिए। उन्हीं में से एक थे यूके के रिसर्चर मार्कस हॉर्चिंस। शाम के लगभग 2:30 बजे मार्कस ने अभी लंच खत्म किया था और घर लौट आए थे। कुछ दिन की छुट्टी चल रही थी तो वो रिलैक्स्ड मोड में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना कंप्यूटर खोला, क्राइसिस की व्यापकता उन्हें तुरंत महसूस हुई। उन्हें लगा मुझे कुछ करना पड़ेगा। बाद में मार्कस ने डार्कनेट डायरीज पर जैक रिसाइडर के साथ बात करते हुए बताया कि उस दिन उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें उनके पुराने पेरेंट्स रूम में वापस लाया गया हो, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ फैमिलियर था पर सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। मार्कस ने तुरंत सिचुएशन एनालाइज करनी शुरू की। उनका पहला इंस्टिंक्ट था, ये फिशिंग नहीं हो सकता, ये इतनी ऑर्गेनाइजेशन और इतने डिफरेंट सिस्टम्स को एक साथ हिट कर रहा है, कुछ तो बड़ा चल रहा है। फिर उन्होंने अपने फ्रेंड कैफीन से पूछा, कैन आई हैव सैंपल ऑफ दिस, और जैसे ही मार्कस ने उस मालवेयर फाइल को देखा, उनके मुंह से निकल गया, ओ दिस इज बैड। जब उन्होंने मालवेयर की जांच जारी रखी तो उन्होंने एक और अजीब चीज नोटिस की। वॉर्म अपना पेलोड डिप्लॉय करने से पहले एक रैंडम डोमेन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मार्कस के वर्ड्स में, व्हेन आई सॉ दिस अनरजिस्टर्ड डोमेन इन द WannaCry कोड, आई थॉट नाइस, ये शायद इसका कमांड एंड कंट्रोल सर्वर होगा। तो मैंने उस डोमेन को रजिस्टर कर लिया और देखना शुरू किया कि मैं इस कोड के साथ क्या कर सकता हूँ या इस डोमेन के कंट्रोल का क्या मतलब है। पर जैसे ही वो और उनकी टीम समझने की कोशिश कर रही थे कि इस डोमेन का एक्चुअल पर्पस क्या है, तब तक उन्होंने अनजाने में ही WannaCry को रोक दिया था, क्योंकि वही डोमेन एक्चुअली एक किल स्विच निकला जिससे मालवेयर का ग्लोबल स्प्रेड तुरंत रुक गया। डोमेन रजिस्टर होने के साथ WannaCry और फर्दर डैमेज कॉज नहीं कर सका। इसने एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस को इरेज नहीं किया, लेकिन इसने मालवेयर अटैक को स्टॉप कर दिया। दोपहर के 3:03 तक डिस्ट्रक्शन ऑफिशियली ओवर हो गया था। मार्कस अभी साइबर सिक्योरिटी हिस्ट्री में एक हीरो बन चुके थे और दुनिया भर के कंप्यूटर्स फाइनली सांस ले सकते थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। WannaCry का राज अभी भी पूरी तरह समझा नहीं गया था। WannaCry ने लगभग 2 लाख कंप्यूटर्स को 150 कंट्रीज में हाईजैक कर लिया। बस 2 घंटे के अंदर ही मालवेयर ने पूरी दुनिया में अपना इन्फेक्शन फैला दिया। अगर किल स्विच की डिस्कवरी नहीं होती तो ये अटैक और भी ज्यादा तबाही मचा सकता था। ये सब देखकर एक सवाल नेचुरली उठता है, किल स्विच वहां था क्यों, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस अटैक का असली पर्पस क्या था। इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने के लिए यूके पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, लेकिन जैसे जैसे नए डिटेल्स सामने आए, मिस्ट्री और गहरी होती गई। फॉर एग्जांपल, बाद में ये रिवील हुआ कि ये पूरी स्कीम ने $200 से भी कम कमाया। अटैक के स्केल के हिसाब से ये एक बहुत छोटी रकम थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कई विक्टिम्स ने रैंसम देने से सीधा मना कर दिया और पेमेंट सिस्टम खुद भी ऑलमोस्ट यूजलेस निकला। वेल डिजाइंड रैंसमवेयर के अनलाइक WannaCry के पास ना तो कोई ऑटोमेटेड सिस्टम था जो डिक्रिप्शन कीज डिस्ट्रीब्यूट करे, और ना ही कोई तरीका था ट्रैक करने का कि किसने पेमेंट किया और किसने नहीं। ये सब कुछ बहुत अजीब था, स्पेशली उन थ्रेट एक्टर्स के लिए जो सपोजली पैसों के लिए ही ये सब कर रहे थे।
इससे एक और थोड़ी डार्कर थ्योरी सामने आई। शायद WannaCry पैसे कमाने के लिए नहीं था। किल स्विच ने इस थ्योरी को भी मजबूत बना दिया। कुछ रिसर्चर्स का मानना था कि किल स्विच का असली मकसद वर्म को रोकना नहीं बल्कि हैकर्स के फुट स्टेप्स को छुपाना हो सकता था। आइडिया ये था कि किल स्विच एक तरह का प्रूफ था। वर्म चेक करता था कि वो एक रियल एनवायरनमेंट में चल रहा है या किसी एनालिस्ट के सैंडबॉक्स में, यानी कि वर्चुअल मशीन जहां मालवेयर को रिसर्च के लिए रन किया जाता है। अगर मालवेयर ने वो स्पेसिफिक डोमेन डिटेक्ट कर लिया तो वो अपने आप को शट डाउन कर देता ताकि रिसर्चर्स को कुछ दिखे ही ना और हैकर्स के ट्रेसेस सेफ रहें। सिंपल शब्दों में किल स्विच से मालवेयर ने ये डिसाइड करने की कोशिश की क्या मैं रियल दुनिया में हूँ या किसी लैब में। अगर लैब होगा तो वो खुद बंद हो गया और इसी से एक सस्पिशन उठता है कि शायद इसका मकसद पैसे से ज्यादा कुछ और था। हालांकि WannaCry के क्रिएटर्स थोड़े लापरवाह थे। डोमेन हर इन्फेक्शन के लिए डिफरेंट नहीं था, ये स्टैटिक था। इसका मतलब जब मार्कस ने डोमेन रजिस्टर किया, वर्म ने सोच लिया कि पूरा इंटरनेट एक सैंडबॉक्स है और अपने आप को शट डाउन कर दिया। अगर हर कंप्यूटर के लिए अलग डोमेन होता तो किल स्विच सिर्फ मार्कस के लिए काम करता और इन्फेक्शन स्प्रेड होता रहता, जैसे ऑलमोस्ट हर स्मार्ट रैंसमवेयर का डिजाइन होता है। लेकिन दूसरे एस्पेक्ट्स में WannaCry काफी सोफिस्टिकेटेड था और क्लियरली बहुत देखभाल और रिसोर्सेस के साथ डिजाइन किया गया था। तो सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये था कि मालवेयर बस अनफिनिश था। इतनी सोफिस्टिकेशन के बावजूद कुछ एसेंशियल चीजें प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं की गई थी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि किसी ने फाइनल वर्जन के बजाय एक टेस्टिंग वर्जन रिलीज कर दिया। मार्कस ने बोला कि द सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू WannaCry वाज इनसेन। पहले शैडो ब्रोकर्स लीक हुआ जो वाइडली बिलीव्ड है कि रशियन इंटेलिजेंस का काम था। रशियन इंटेलिजेंस ने NSA हैक किया, उनकी एक प्राइस्ड वल्नरेबिलिटी को चुराया और ओपन इंटरनेट पर लीक कर दिया। फिर नॉर्थ कोरिया ने उस वल्नरेबिलिटी को पिक किया और रैंसमवेयर बनाने का डिसीजन लिया। और हम आज भी श्योर नहीं है कि WannaCry को एक्चुअली रिलीज करना था या नहीं। कोड में काफी साइंस है कि ये एक वर्क इन प्रोग्रेस था जो शायद एक्सीडेंटली इंटेंडेड रिलीज से थोड़ा पहले लीक हो गया। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, यूके ने केस को अमेरिका तक पहुंचाया जिससे WannaCry का ज्यादा बुरा पहलू सामने आया। एंड ऑफ द डे पता चला कि NSA के फिंगरप्रिंट्स उन दो स्टोलन एक्सप्लॉइट्स पर थे, इटर्नल ब्लू और डबल पल्सर, जिन्होंने WannaCry को काम करने में मदद की। ये WannaCry की असली पावर सीधी अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी से आई थी और मिलकर काम करते हुए ब्रिटिश और अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन ने डिस्कवर किया कि वर्म के पीछे कौन था। सबसे पहले FBI ने WannaCry के कोड को विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि मालवेयर के कम से कम 2 और वर्जन्स थे जो फरवरी और अप्रैल 2070 के थे। तीनों वर्जन्स में सेम कोड शेयर था और कोई रिवर्स इंजीनियर इन्वॉल्व नहीं था। मतलब ये काम एक सिंगल ग्रुप ऑफ थ्रेट एक्टर्स का था। फिर एक और रिविलेशन सामने आई। WannaCry में बहुत सिमिलरिटीज थी दूसरे इनफेमस साइबर अटैक्स के साथ। मालवेयर डेटा चार्ट वही था जो सोनी और बांग्लादेश साइबर अटैक्स में यूज किया गया था। ऑल्सो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेम था, विजुअल C++। और ये अकेला फैक्ट ये गारंटी नहीं देता कि मालवेयर क्रिएटर्स सेम थे, लेकिन एक और डिस्कवरी ने फर्क दिखाया। कई IP एड्रेसेस और ईमेल एड्रेसेस को WannaCry, सोनी और बांग्लादेश अटैक्स में दोबारा यूज किया गया। ये ऐसा था जैसे 3 अलग अलग जगह चोरी करने के बाद चोर अपना चोरी का सामान स्टोर करने के लिए सेम वेयर हाउस में गया हो। यानी ये सभी अटैक्स एक ही थ्रेट एक्टर के द्वारा किए गए थे और सारा एविडेंस एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। लजारस ग्रुप, जिसे गार्जियंस ऑफ पीस या हुईज टीम के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्थ कोरिया के ज्यादातर साइबर अटैक्स के पीछे बिलीव्ड है। जेफ वाइट, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ने इस ग्रुप को काफी डिटेल में एक्सप्लोर किया है और उनका मानना यह है कि ये हैकर्स कभी इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करते, ये नॉर्थ कोरिया की वॉर मशीन का हिस्सा है। मार्कस ने यह भी कहा था, सम हैकर्स वर्किंग फॉर नॉर्थ कोरिया आर एक्यूज्ड ऑफ अटैकिंग बैंक्स, सम आर एक्यूज्ड ऑफ अटैकिंग गवर्नमेंट्स और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि डिफरेंट टीम्स एग्जिस्ट करते हैं और हाँ, ये मिलिट्री स्ट्रक्चर के अंदर ही होते हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक हाईली मिलिटराइज सोसाइटी है। मेरे याद के मुताबिक 25 मिलियन इनहैबिटेंट में से 5 to 6 मिलियन मिलिट्री सर्विसेज में है, तो हैकर्स भी मिलिट्री का पार्ट होंगे। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर काम करते हैं, एक कमांडिंग ऑफिसर उनके एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये सेटअप ऐसे ही काम करता है। हैकर्स का काम और चेन ऑफ कमांड प्रॉपर्ली डिफाइंड है। इन सभी अटैक्स में एक और कॉमन चीज ये थी कि इन्वेस्टिगेशंस के ट्रेसिंग और कनेक्टिंग एफर्ट्स ने उन्हें फाइनली लेजरस ग्रुप्स को एक रियल पर्सन से जोड़ने का मौका दिया। जो पहले नॉर्थ कोरिया से टाइड एक शैडोई ऑर्गेनाइजेशन था, वो धीरे धीरे फेसेस और नेम्स वाले ऑपरेटिव्स के ग्रुप में ट्रांसफर हो गया। सोनी हैक और बांग्लादेश हिस्ट के आफ्टरमैथ में FBI एजेंट्स ने ईमेल्स का एक शेयर्ड नेटवर्क डिस्कवर किया जो उन्हें एक मिस्टीरियस यूजर किम हियन ऊ तक ले गया। हालांकि ये एक फैब्रिकेटेड पर्सोना था, एलियास FBI के लिए एक्चुअली हेल्पफुल निकला। इन्वेस्टिगेशंस ने
ये एलियास चूजन एक्सपो ग्रुप से कनेक्ट किया, जो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग के लिए नॉर्थ कोरियन फ्रंट कंपनी थी। चूजन एक्सपो शुरू में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक एक्सपेरिमेंटल वेंचर था। ये लॉटरी टिकट्स से लेकर मशरूम्स और ओरनेट बेसिस तक सब कुछ बेचता था, लेकिन एक पॉइंट पर साउथ कोरिया इस वेंचर से अलग हो गया और नॉर्थ कोरिया ने बिजनेस को बनाए रखा। कागज पर कंपनी का पर्पस सॉफ्टवेयर फ्रीलांसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और गैम्बलिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करना था, लेकिन ये सिर्फ कागज पर था। एफबीआई को जल्द ही पता चला कि चूजन सोनी और बांग्लादेश इंसिडेंट से कनेक्टेड था। सिर्फ यही नहीं कि ये ऑफिशियल गवर्नमेंट रन ईमेल अकाउंट के इस्तेमाल विक्टिम्स को टारगेट करने के लिए कर रहा था, बल्कि चूजन एक्सपो की वेबसाइट के लॉगिन भी अटैक्स में यूज हुए फेक ईमेल अकाउंट्स के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। एविडेंस काफी क्लियर था, जो भी कंपनी की वेबसाइट रन कर रहा था वो साइबर अटैक्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स को एक जीमेल एड्रेस मिला जो उस अटैक में यूज हुआ था। उन्होंने गूगल से डेटा मांगा और पता चला कि इस अकाउंट से एक सीबी भेजा गया था। एलिजिटली एक नॉर्थ कोरियन हैकर ने अपने नए एम्प्लॉयर को चाइना में भेजा जब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था और वहां काम शुरू करने वाला था। उस सीबी में उसका फोटो, नाम और सारी डिटेल्स थी और साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंस भी मिले जिसमें वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए चाइना जाने का प्लान कर रहा था और काफी एक्साइटेड था। और सच में नॉर्थ कोरियन होने के बावजूद एब्रो ट्रैवल का प्रिविलेज मिलना काफी रिमार्केबल था। उसका नाम था पार्क जिन ह्योक। दूसरे निकनेम्स और एलियासेस के अनलाइक जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आए, उसका कोई ट्रेस नहीं था। मतलब वो पूरी तरह अनट्रेकेबल था। उसका बर्थडे, एजुकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और स्किल सब इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ में थे और ये बस काफी था एक स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड करने के लिए। नॉर्थ कोरिया की साइबर आर्मी अटैक्स के पीछे थी और पार्क जिन योक वो बंदा था जो इन अटैक्स को एग्जीक्यूट करता था, यानी एक्चुअल हैकिंग और ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाला। 2070 के एंड तक यूएसए ने पब्लिकली अनाउंस किया कि नॉर्थ कोरिया WannaCry के पीछे था। प्रेस और व्हाइट हाउस ने खुलकर बात की और प्योंगयांग की तरफ इशारा करते हुए क्लेम किया कि अटैक का मकसद यूएसए और एलाइज के खिलाफ चॉस क्रिएट करना था, जिससे ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया ने साफ इनकार किया। लेकिन एक डिटेल थी जिसे व्हाइट हाउस ने कन्वीनियंटली मेंशन नहीं किया। जैसे कि इस वीडियो में थ्रूली डिस्कस किया गया है, WannaCry का कोई स्पेसिफिक ट्रिगर नहीं था और ये किसी सिंगल इवेंट पर रेस्पॉन्ड नहीं करता था। इसके वजह मालवेयर ने वेरियस फैक्टर्स को कंप्रोमाइज किया, जिसमें शामिल था नॉर्थ कोरिया की थर्स्ट ऑफ पावर, द साइड ऑफ ब्रोकर्स लीग और इनडायरेक्टली एनएसए का ऑब्सेशन विद एक्सप्लॉइट्स। ब्रैड स्मिथ, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट, ने इंसिडेंट के बाद एक पोस्ट में इसे एक्नॉलेज किया। उस पोस्ट में उन्होंने सख्त आलोचना की यूएस और उसकी आदत को एक्सप्लॉइट्स अपने पास रखने की और सिचुएशन को यूएस मिलिट्री के टोमाहॉक मिसाइल्स के चोरी होने से कंपेयर किया। ये बात वॉशिंगटन में अच्छी तरह से नहीं ली गई। यूएस गवर्नमेंट ने WannaCry में अमेरिका के इनडायरेक्ट रोल से जुड़े क्वेश्चंस को डिफ्लेक्ट करने की पूरी कोशिश की और जब पूछा गया कि क्या एनएसए WannaCry के लिए अकाउंटेबल था, तो उनका जवाब था नो, नॉट एट ऑल। WannaCry का नतीजा था एक चेन ऑफ इवेंट्स जिन्होंने एक बड़ा और खतरनाक मालवेयर बनाने में मदद की। लेकिन नॉर्थ कोरियन थ्रेट एक्टर्स इस बीस्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते थे शैडो ब्रोकर्स के लीक्स के बिना। और एक लास्ट चीज, मार्कस हॉटचिंस, वो बंदा जिसने $10 के डोमेन रजिस्ट्रेशन से WannaCry को रोका, 3 महीने बाद एफबीआई ने अरेस्ट कर लिया। उन पर बैंकिंग मालवेयर क्रिएट करने के एक्यूजेशंस था, वो भी साल पहले जब वो सिक्योरिटी रिसर्चर नहीं था। चार्जेस काफी कंट्रोवर्शियल थे और साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी ने उनका सपोर्ट किया। 2019 में मार्कस ने रिड्यूस चार्जेस के लिए गिल्टी प्ली दिया और टाइम सर्व का सेंटेंस मिला। अब वो यूकेएस में वापस हैं, अब भी सिक्योरिटी रिसर्च कर रहे हैं, अब भी मालवेयर हंट कर रहे हैं। हीरो की जर्नी हमेशा क्लीन एंडिंग नहीं देती, लेकिन 12th में 2017 का मार्कस का एक्शन, वो मोमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी जिसने उसे एक एब्सर्ड डोमेन रजिस्टर करने पर मजबूर किया, हॉस्पिटल्स, बिजनेस और जिंदगियां बचाई। कभी कभी बड़ी तबाही और उससे बचने का फर्क बस एक इंसान होता है who gives a damn be that person for your network। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बताएं कि नेक्स्ट स्टोरी आपको किस टॉपिक पर चाहिए। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।